મારું નામ રઝાક વોરા છે. ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતમાં હું કામ કરું છું. આપ લોકોની દુઆઓથી સુરતમાં જ રહું છું. મારો મેઇન મકસદ એ છે કે જે આપણા બચ્ચાઓને જ્યારે પણ ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે અને જ્યારે આપણે આગ લાગે છે ત્યારે જ કૂવો ખોદવા જઈએ છીએ. આપણા સમાજની અંદર હું अपना समाज में कहूँ ऐसा बोलूं कि भाई अपना समाज तो समझ लेना पूरा मुस्लिम कौंटी. ऐसा नहीं कि मेरा खुद का समाज है या आपका समाज है. मेरा मकसद वही है कि जो अपने 10वीं के और 12वीं के बच्चे अभी रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, और अल्लाह उसके अंदर सबको कामयाब करे. मेन मकसद ये होता है अपने स्कॉलरशिप का, फाइनेंशियल का, कि अपने लोगों पे डिपेंड करते हैं कि भाई मेरा बच्चा पास होगा, कितने भी टकावारी लाएगा, परसेंटेज आएगा, तो मैं कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके इंशाल्लाह मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगा. लेकिन मेरा खुद का आज से मैं 15 साल से ये फील्ड में हूँ. अपनी कौम के अंदर एक ही बात है, 10वीं पास कर लो, 12वीं पास कर लो, उसके बाद जितने भी परसेंटेज आएगा बस लोगों को एक समाज के अंदर या अपने घर के अंदर कह सके कि मेरा बच्चा और बच्ची 12वीं और 10वीं पास है. फिर बच्चों को पढ़ना होता है, टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन मेन प्रश्न आता है विटामिन एम का. फाइनेंशियल प्रोग्राम जो होता है वो बहुत होता है, और हम तो सभी संस्थाओं में जुड़े हुए हैं. खिदमत कल्प में है, ख्वाजा गरीब नवाज में है, यतीम खाना में है, पीमेट में है, दूसरी बहुत संस्थाओं में है. तो जहां भी हम जाते हैं और जहां भी प्रॉब्लमेटिक होता है वहां पे एक ही बात आती है कि भाई पैसा न होने की वजह से हमारे पास हमारे बच्चे को हमने पढ़ाया नहीं, और कोई दुकान के अंदर नौकरी में डाल दिया, और 10वीं पास या 12वीं पास नौकरी में डाल के फिर उसको आगे कुछ पढ़ाते नहीं. तो मेरा कहने का मकसद वही है कि क्यों ना अपने पहले से प्लानिंग करें. वही मेरा बच्चा 10वीं में आने वाला है 2 साल के बाद या 1 साल के बाद, तो अपने बच्चों के लिए अपने थोड़ी बहुत फीस का इंतजाम करें. कम से कम 100% ना कर सके तो कम से कम 50% भी कर सके. लेकिन मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ कि 10वीं पास कर लेते हैं, 12वीं पास कर लेते हैं, उसके बाद में जितने भी संस्था है उसमें फॉर्म भरते थे और एक ही बात बोलते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है. तो मेरा कहना ऐसा है कि हमारे पास खिदमत खल्क में भी ऐसे ऐसे केस आते हैं कि भाई 10,000 रुपया फीस भरनी है, 5,000 रुपया फीस भरनी है. एक 5,000 रुपया फीस भरने के लिए तुम संस्थाओं के धक्के खाएंगे, तो ये जमाने के अंदर 5,000 रुपया क्या मायने रखता है तो बता दो. हम ऐसा मानते हैं कि भाई कोई MBBS हो, BHMS करता हो, उसकी लाखों में फीस होती है. उसका भी मैं तुमको आगे बोलूंगा कि उसमें भी क्या प्रॉब्लम आता है. तो समझ सकते हैं कि भाई चलो 5 लाख रुपया भरना है, 10 लाख रुपया भरना है. लेकिन जो 5,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, 7,000 रुपया है, ऐसे फॉर्म आते हैं तो हमको ताज्जुब लगता है कि उसके पेरेंट क्या 5,000 7 रुपया 7,000 फीस नहीं भर सकते. क्यों नहीं भर सकते आप? माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमने कई लोगों को देखा है कि शादियों के अंदर, मंगनी के अंदर, बाजार के अंदर, जो खरीदी के अंदर अपने बिग बाजार जाते हैं या तो VR मॉल घूमने जाते हैं, तो कुछ देखते ही नहीं है. कितना भी खर्चा हो जावे, वो टाइम पे अपना बच्चा 9वीं में होगा, अपने उसको देखेंगे भी नहीं कि मेरा बच्चा अगले साल 10वीं में आएगा. तो खर्चा कम करो, थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, तो कुछ बच्चों को एजुकेशन में काम दे.
और आज की तारीख में आप समझ लेना, गवर्नमेंट की तरफ से हर एक स्कॉलरशिप बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई है उसका भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि लोगों ने क्यों बंद कर दी। और ऐसा माहौल बना दिया है कि हमारे मुसलमान कौम पैसों के लिए दर दर या संस्थाओं में, एनजीओ में, समाजों में भटकता रहे। क्यों भटकता रहता है? कि स्कॉलरशिप मिलती नहीं है। नहीं मिलती है, उसका भी वजह है। तो मेरा तो पहला प्रश्न है आपके पास कि भाई अपने फजूल खर्चे बंद करो। जैसे कि भाई अपने मोहल्ले के अंदर 10वीं घर के अंदर शादी होवे, अपना कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन अपना घर वाले जितनी भी लड़कियां है या लड़का है 15,000 का, 20,000 का या 10,000 का खर्चा करेंगे। क्यों? तो बोले भाई हमारे मोहल्ले के जो उसको है, उसके वहां शादी। भाई क्यों इतना कर रहे हो आप खर्चा? मंगनियों में इतना खर्चा हो रहा है, शादियों में हो रहा है, फालतू खर्चा कर रहे हो आप। आप समझ लेना कि जिसके घर में एजुकेशन नहीं होगा, जिस घर में एजुकेशन नहीं होगा, वो कर आगे नहीं है। खर्चा करने से, शादियों में लोगों को बताने के लिए खाना खिलाना, मंगनियों में खाना खिलाना, वो मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि मैं वो दौर में से गुजर गया हूँ कि भाई पैसा क्या चीज होती है। दूसरी बात मैं ऐसा बता रहा हूँ कि एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने पहले 2 साल से अपने तो पहले तो स्कॉलरशिप बंद कर दी कि भाई फॉर्म भरा था हमने 2 साल पहले, 1 साल पहले या 3 साल पहले, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। नहीं दिया, उसका भी वजह था वो टाइम पे 3 साल पहले या 2 साल पहले, कि भाई अपने पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। पहली बात है, आप अभी 10वीं का रिजल्ट आएगा, 12वीं का रिजल्ट आएगा, जितने भी लोग ज्वाइंट हुए हैं वो खरेखर अपने दिल से पूछना कि अपने पास आवक का या फादर का इनकम सर्टी है, EWS सर्टी है, बिन अनामत का सर्टी है, कितने सर्टी है जो ओबीसी में आते होंगे, जितने ज्वाइंट हुए उसमें ओबीसी में आते होंगे, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट है? नहीं, आपको पता ही नहीं है कि भाई हम एडमिशन के लिए जाएंगे तो हमारे पास इतने इतने डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। फिर 10वीं का और 12वीं का जब रिजल्ट आएगा और आप इनकम सर्टी निकालने जाएंगे या EWS सर्टी निकालने जाएंगे, ओबीसी का सर्टी निकालने जाएंगे, तो इतनी भीड़ होगी कि वहां पे तुमको जाना तो क्या, आपको लाइन में खड़ा रहना, सुबह से लेके जाएंगे, शाम तक खड़े रहेंगे। शाम को ऐसा बोलेंगे कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स उसमें कटता है, आप कल आना। तो मेरी तो पहली आपको सबको राय है कि भाई सब पहले इनकम सर्टी निकाल ले, जनरल में आते हो तो EWS सर्टी निकाल ले, बिन अनामत का सर्टी निकाल ले। क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है कि जहां तक तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, आपको एडमिशन कहाँ नहीं मिलेगा। पहले कैसा था कि भाई रज्जाक भाई को बोल दिया, इरफान भाई की पहचान है तो बोल दिया तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में ऑनलाइन के हिसाब से, आज की तारीख में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो आपका एडमिशन अटक जाए। और मेरा काम मेन तो वही है कि अपना, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में आमने सामने होंगे तो हम बात करेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होता है, वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही आपका एडमिशन होगा। और आप देख लो कि भाई एजुकेशन के अंदर देखने जाएंगे तो हम पहले तो वो बात बताऊं कि भाई अपने पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो। क्योंकि अपने इतने धीरू भाई अंबानी के वंश में ऐसे है कि अपने किसी को बोल देंगे भाई कितना होगा, तो बोलेगा कि भाई 2,000 रुपया होगा, हाँ ले लेना, मेरा फटाफट और डॉक्यूमेंट्स निकाल लेना। तो ऐसा मत करो। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप देखो। हम बरसों से मेहनत कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रही है, KGN कर रही है, यतीम खाना कर रही है कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, हम आपको रहबरी करेंगे किस तरह से आपको करना है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो होती है वो भी होती है, एनजीओ की स्कॉलरशिप होती है,
एक CSR स्कॉलरशिप भी होती है, लेकिन वो कब मिलती है? कि भाई अपने को जब अब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा जब मिले। लेकिन अपने पास, अपनी कौम के पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं तो बहुत नाराज हूँ कि भाई जब भी अपने कुआ आग लगती है तो कुआ खोदने जाते हैं। फिर पैसा दे दे के लाइन में खड़े रहने का, टाइम पे अपने को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, इंशाल्लाह अपना एडमिशन भी नहीं होगा। तो मेरा कहना पहले ऐसा है कि आप पहला डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाइए, जो भी 10वीं में है, 12वीं में है, जो भी 9वीं में है, 11वीं में, वो भी करा ले। ऐसा नहीं कि भाई 10वीं वाले कराओ, 12वीं वाले कराओ। घर के टोटल के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराइए। आज जो चल रहा है, आपको पता है, अभी SIR आया था, कितने लोग भागम भाग हुए, कैसे कैसे लोगों का डॉक्यूमेंट्स निकाला। तो आप अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? और दूसरी बात सुन लो, बुरा लगे तो गलत मत समझना, अपने पेरेंट्स की जवाबदारी है अपने बच्चों को पढ़ाना, नहीं कि NGO की जवाबदारी है, कि नहीं कि गवर्नमेंट की जवाबदारी। गवर्नमेंट तो एक स्कॉलरशिप देता है, NGO हेल्प करता है, और NGO भी हेल्प ऐसे करता है कि वो बच्चा आगे आवे। नहीं कि हमने पैसा दे दिया, दूसरे साल 50% आ गए तो वो आगे नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, हमारे समाजों में, हमारे घरों में एजुकेशन मोस्ट है। दूसरी बात, कि जितने भी बच्चे जो B.Com कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, वो भी फॉर्म भरते हैं। उसकी फीस क्या होती है? 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया। तो इतना भी आप नहीं कर सकते पेरेंट्स? क्यों नहीं कर सकते हो? सलामी लिखाने की होती है तो 2-2 हजार रुपया लिखाते हो सलामी, कोई के शादी में जाते हो तो। किसी का व्यवहार करने का हो तो 5,000 रुपये का करते हो, कि नहीं भाई वो तो करना पड़े क्योंकि अपना व्यवहार ऐसा है, अपना संबंध ऐसा है। आप दूसरे का कुछ मत देखिए, आज की तारीख में एक ही बात देखिए, अपने बच्चों की पढ़ाई। मैं मेरी खुद की बात करूं, मैं खुद बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है, जब हम हमारे बच्चे पढ़े हैं और मैं ये स्टेज पर पहुंचा हूँ। सेकंड नंबर की बात है कि जितने भी 10वीं के पेरेंट्स है, या जुड़े हुए हैं, या बच्चे जुड़े हुए हैं, आप गलत मत समझना। 9वीं से आपने जो मेहनत करने का शुरू किया है, या 11वीं से मेहनत करने का शुरू किया है, और आज रिजल्ट जो आपका 80% आता है, तो इंशाअल्लाह आपको कोई लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना तो NGO के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपके रिश्तेदारों के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, या तो ना तो अपने समाज के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? कि 80% है तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में इसको एडमिशन मिल जाएगा। और दूसरी बात, 80% होगा तो दूसरा एक फायदा है कि भाई MBBS में एडमिशन लेना है, BHMS में लेना है, 10वीं के बाद अच्छी 80% आए तो लेना है, तो गवर्नमेंट 2 लाख रुपए तक का सहाय देता है, वो हम गारंटी के साथ कहते हैं। हमारे खिदमत खल्क में, यतीम खाना में, हर साल कम से कम 15 से 20 बच्चे को 2-2 लाख रुपया मिलता है। पर कब मिलता है? 80% लाने से वजह से। अपने 10वीं में या 12वीं में मेहनत नहीं करते हैं, इसके लिए अपने पेरेंट्स को लोगों के पीछे घूमना पड़ता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारे को, मेरे बच्चों को पढ़ाना है, तो हमको इतना पैसा दो। क्यों ऐसा होता है? क्यों? कि अपने मेहनत नहीं कर रहे हैं 10वीं के अंदर, बोर्ड के अंदर, 12वीं में के अंदर नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ये प्रॉब्लम्स आता है। जो 80% आता होता, तो अपने को किसी के वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। आज के दौर ऐसा है कि जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, आगे जाके उसको बहुत सा प्रॉब्लम आएगा। और आप ऐसा मत समझना, पहले लोग ऐसे समझते थे कि भाई 10वीं पास हो गए, हमने तो घर जीत लिया, 12वीं पास हो गए, हमने तो घर जीत लिया। असल परीक्षा, असल एग्जाम, असल पेरेंट्स की जवाबदारी 10वीं के बाद और 12वीं के बाद ही आती है। एडमिशनों में खर्चा, बुक्स में खर्चा, यूनिफॉर्म्स में खर्चा, जहां पे लगेगा उस पर रहने का खर्चा। आप माँ बाप के बाद क्यों बोझ ले रहे हो?
ये बोझ इसके लिए दे होता है कि आपने 10वीं के अंदर मेहनत नहीं की, 12वीं के अंदर मेहनत नहीं की, इसके लिए प्रॉब्लम्स आता है। हम लोगों को बोलते हैं कि भाई तू 8वीं में से 9वीं में या 11वीं में ऐसी मेहनत कर कि तेरे 75% आवे, 80% आवे। यूनिवर्सिटी वाले ऐसा बोलना चाहिए कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन हो गए। लेकिन अपने वालों में तो एक ही बात है, 45%, 55%, 60%, 65%। नीट में देखने जाओ तो समझ लो कि चिल्ले में चिल्ला बहुत वो कर दे तो 600, 450, 500 नीट में आते हैं बायोलॉजी में। जो अपना 600 के ऊपर आएगा या 650 के ऊपर आएगा, जो 12वीं के बच्चे हैं, उसमें अपने को क्या मिलेगा? गवर्नमेंट में अपने को एडमिशन मिल जाएगा और लाख 1.5 लाख में पड़ जाएगा। और नहीं हुआ, नीट के अंदर मेहनत नहीं की आपने, नहीं हुआ अपने से। देखो दूसरे बच्चे कैसे होते हैं, आपने वराछा देखा होगा, कतारगाम के बच्चे देखे होंगे, वो लोगों के बच्चे देखे होंगे, कैसी मेहनत करते हैं। 24 घंटे के अंदर 20 घंटा मेहनत करते हैं। और अपने बच्चे 24 घंटे के अंदर 12 घंटा तो मोबाइल चलाए, 4 घंटा बच्चे दोस्तों के पास घूमेंगे, फिर क्या नीट का पास पर एग्जाम पास करें। दूसरी बात कि ये जो 600 मार्क्स आएंगे या तो कम आएंगे, तो 600 या 650 होगा तो आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिलेगा, अपने माँ बाप को भी शांति हो जाएगी। 300 आए, 400 आए, 450 आए तो क्या होगा? सेल्फ फाइनेंस में मिलेगा। वो बच्चों के लिए खिदमत खल्क है, यतीम खाना है, ये लोग अपनी हेल्प के लिए तैयार है कि भाई थोड़ा बहुत यहाँ से मिल जाएगा, 50,000 हम यहाँ दे देंगे, पर 1 लाख रुपया वहां से मिल जाएंगे। हमारे पास दूसरी संस्थाएं कितनी जुड़ी हुई है, तो हम उससे मेहनत करवाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहा है, छह छह छोटे छोटे 5,000 रुपया, 6,000 रुपया, 10,000 रुपया फीस के लिए हमारे पास फॉर्म आते हैं। और जब उसके पेरेंट्स हमारे पास काउंसलिंग में आते हैं तो हम पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो बोले हम ये करते हैं। पगार सैलरी कितना है, तो बोले 25,000 है, 20,000 है। तो तुमने 1 साल के अंदर तुम्हारे बच्चों के लिए 10,000 फीस का इंतजाम नहीं किया, आपको बुरा लगेगा मेरा काम। लेकिन ये चीज जो बच्चों के लिए पेरेंट्स को करनी है, वो पेरेंट्स को अपने जवाबदारी पे करनी है। ऐसा नहीं है कि अपनी संस्थाएं हैं, अपने समाज हैं, समाज में फॉर्म भर देंगे तो पैसा दे देंगे। समाज वाले पैसा कहाँ से लाएंगे बताइए? समाज में से पैसा कहाँ से आए? अभी परसों की बात करूं मैं, मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, बहुत दिनों से फोन आते थे मेरे पास, तो मैंने इनको रात को मिलने के लिए बोला। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो पेरेंट्स की जो याद शक्ति थी और बच्चों के लिए जो हौसला था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा प्रोग्राम 2024 के अंदर या 25 के अंदर उनके उनके अंदर हुआ था, जब उनका लड़का 8वीं में पढ़ता था। उसने मेरा नंबर लिया था, इरफान भाई का नंबर लिया था। आज उनका बच्चा 7 डे में पढ़ रहा है। वो कॉन्फिडेंस के साथ मेरे पास लेके आए और वो बोल रहे थे कि मेरे बच्चे का 80% आएगा। और उसके पापा भी बहुत छोटा सा बिजनेस करते हैं, तो बोले कि भाई हमारे पास ये प्रॉब्लम्स है, फलाना है, ढिकना है। लेकिन वो लेडी को मैं सलाम करता हूँ, उसके अब्बा को मैं सलाम करता हूँ कि 2 साल पहले उन्होंने एक प्लानिंग बनाया था कि मेरे बच्चों को पढ़ाना है, हमारे प्रोग्राम में सीख के गए, मेरे बच्चों को पढ़ाना है। उसके लिए उन लोगों ने नीट के लिए वही 7 डे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर उनको रखा है। उनकी फीस जो है, उन्होंने बोला कि मेरे पास इतना ही इंतजाम होगा रजाक भाई, आप कुछ करना इंशाल्लाह। मैंने कॉन्फिडेंस से उनको बोला कि आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, अपने बच्चों के लिए बहुत सारा इंतजाम किया पैसों का। तो जितना भी होगा, यानी 50% होगा, 40% होगा, हम ऐसा भी नहीं कहते कि आप 90% करो। लेकिन नीट है, ऐसे एमबीबीएस है, बीएचएमएस है, जेडबलई है, उसमें हेल्प करने की बात हो तो हम कर सकते हैं। लेकिन अब बीए है, बीकॉम है, कॉमर्स है, ऐसे में 5-6 हजार रुपया पीटीसी है। ऐसे ऐसे केस हमारे हर संडे के दिन 10-15 केस आते हैं। और हमारे पास लोग हमारे अमुक टाइम पे ऐसा बर्ताव भी करते हैं कि भाई हमको तुम यहाँ बुलाते हो, उन्हें पैसा देते नहीं हो। देखो भाई,
ये संस्था है, हम भी खिदमत के काम कर रहे हैं, हमारे पर भी बहुत जिम्मेदारियां होती है। हम भी टाइम निकाल के लोगों को खिदमत के लिए जाते हैं या तो ऑफिसों में जाते हैं। और एजुकेशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स की जरूर है आपको, वो आप कर लीजिए। मेरा नंबर आपके पास होगा या नहीं है तो आप इरफान भाई से, या तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। कोई भी काम हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो खास करना, क्योंकि आगे जाके एक ही प्रॉब्लम आएगा, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो आप कुछ। और एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि मेरा नाम रजाक भाई है। रजाक भाई कितने कैसे कैसे लिखते हैं लोग, RAJ के भी लिखते हैं, RAZZA के भी लिखते हैं, RAZA के भी लिखते हैं। तो आपके बच्चों के, आपके पेरेंट्स के, आपके बच्चों के आधार कार्ड, लिविंग सर्टी, मार्कशीट, आधार कार्ड का जो भी नाम है, वो सब अभी से चेक करो। कॉमन नाम होना चाहिए कि भाई रज्जाक भाई है तो RAJ के ही है, तो आधार कार्ड में भी वही नाम आना चाहिए, LC में भी वही नाम आना चाहिए, बर्थ सर्टी में भी वही नाम आना चाहिए। आपका जो इलेक्शन कार्ड बच्चों का तो नहीं होगा, लेकिन फादर का जो होगा, तो उनके LC में, जो बच्चों के LC में फादर का नाम लिखा है, वही नाम आधार कार्ड में भी फादर का आधार कार्ड में होना चाहिए। फिर उसमें रज्जाक भाई होगा, फिर उसके अंदर RAZZ के होगा, इसमें अंदर RAJ के। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा आपको पता है? जब एडमिशन होगा आपका, जब डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसका वेरिफिकेशन होगा, जब आपका एडमिशन कैंसिल करेगा, फिर अपने भागेंगे कि भाई मेरा तो बर्थ सर्टी में ये नाम था, उसमें वो नाम था, उसमें वो नाम था। लेकिन गवर्नमेंट या कोई थोड़ा चलाएगा। मैं भी एक गवर्नमेंट पर्सन हूँ, मेरे पास कोई नाम आएगा कि भाई मोहम्मद आरिफ नाम है, और उसमें मोहम्मद यारिफ नाम है, मैं थोड़ा चलाऊंगा। फिर अपने वो उनके पास बहस करते हैं कि भाई मेरा तो पहले से चलते आया है, मेरा तो घर में भी वही चल रहा है, वो नहीं चलते ना मेरे भाई। और जितना भी आप गवर्नमेंट के लोगों के पास जितना भी अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे इंशाल्लाह, उतना आपको हेल्प मिलेगी। हेल्प मिलने का कारण वही है कि उनके पास अच्छा बर्ताव कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अच्छी तरह से बात कीजिए। और देखो, अभी भी फिर से बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप अपने बच्चों के आज से, बर्थ सर्टी नहीं है तो निकाल दीजिए, LC आएगा आपका अभी 10वीं के बाद या 12वीं के बाद, तो चेक कर लो कि भाई नाम सही है कि नहीं। फिर 2 साल बाद या 6 महीने बाद देखते अपने कि भाई इसमें तो RAZZA के थे नहीं, उसमें तो वो था। फिर वो बस स्कूल में जाएंगे, एफिडेट कराना पड़ेगा, हाई कोर्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो भी वही तो देखो, एक बात समझ लो ना, एक बार लिविंग सर्टी के अंदर नाम लिख दिया, उसके अंदर कोई अक्षर या ड्रॉप का भी चेंजेस नहीं होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि एक बार LC में आपका नाम, फादर का नाम और सरनेम, एक बार जब वो स्कूल वाले देते हो, तब उसको खरेखर चेक कर लो। एक बार LC मिल गया, समझ लेना आपका लाइफ टाइम तक वही LC रहेगा। आप 10 बार निकालेंगे तो वही टाइम आएगा, नाम आएगा। इसके लिए मैं आपको बहुत गुजारिश करता हूँ। और तीसरी बात अच्छी एक सुनको, कि भाई हर एक LC के अंदर, बच्चों के LC में होगा, या तो अभी जो बच्चे ज्वाइंट हुए उनके फादर के LC में भी नाम होगा। तो फादर का LC देख लेना आप, उसके अंदर 3 चीज लिखेली, या तो आपका LC आएगा उसमें भी वही चीज लिखेली। जाति का दाखला जो बनाना होता है, LC के अंदर 2 चीज होती है, एक कास्ट आता है और एक रिलीजियन आता है। लेकिन कई स्कूलों वालों ने ऐसा कर दिया, कास्ट पब्लिक रिलीजियन, और लिखते क्या है, मुसलमान, मुस्लिम, सुन्नी मुसलमान। तो ये धर्म है भाई, ये जाति है। रिलीजन में क्या आएगा, इस्लाम आएगा। और जाति में क्या आएगा, जो शेख है, वोरा है, तो लिखना है सुन्नी मुसलमान वोरा, सुन्नी मुसलमान पठान।
सुन्नी मुसलमान शेख ऐसा लिखना है। लेकिन अपने को टाइम मिलता ही कहाँ है सब देखने के लिए। जैसा दे दिया वैसा ले लिया। उसका प्रॉब्लम वही है कि जब अपने बच्चों का पैदाइश हुआ होगा तब अपने इतने खुश होते होते कि अपने जब बर्थ सर्टिफिकेट लेने जाते हैं और फाइल के अंदर जब नाम लिखते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर, वो भी नहीं देखते हैं कि उसमें सुन्नी मुसलमान लिखा है, जाति लिखा है, क्या लिखा है, वो कुछ नहीं। इतने खुश हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। क्यों? कि भाई कुछ देखते ही नहीं अपने। और वो चीज खास है आज की तारीख में माहौल के हिसाब से। एलसी है, ईडब्ल्यूएस का सर्टी है। ईडब्ल्यूएस का सर्टी मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि जितने लोग जनरल में आते हैं, ओबीसी में नहीं आते, एससी में नहीं आते, एसटी में नहीं आते, और जो जनरल में आते हैं वो लोग को मैं आपको आजीजी करता हूँ कि आप ईडब्ल्यूएस का सर्टी निकाल दीजिए, बिन अनामत का सर्टी निकाल दीजिए। आपको 10% सहूलियत मिलेगी उसके एडमिशन के। और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए वो आप इरफान भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और दूसरी खुशी की बात वो है, मैं ये साल हज पे जा रहा हूँ मंडे के दिन। इसके लिए ये साल मैं प्रोग्रामों में शायद नहीं रहूंगा। आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन एक अल्लाह का डर है। हज पे जा रहा हूँ, मेरे लिए भी खास दुआ कीजिए तंदुरुस्ती की कि अल्लाह मेरा सफर आसान करे। और दूसरी बात कि भाई कोई को भी कुछ काम हो डॉक्यूमेंटेशन का, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मेरा नंबर लिख दीजिए, आप व्हाट्सअप करिए, मैं व्हाट्सअप के जरिए भी आपको वहां से भी मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। बराबर, लेकिन आपका डॉक्यूमेंटेशन कर परफेक्ट करा लीजिए। इनकम सर्टी फिर से बोल रहा हूँ, इनकम सर्टी करवा लीजिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टी करवा लीजिए, फिर वो अनबीना नामत का सर्टी करवा लीजिए, अपना जो नाम में डिफरेंट हो आधार कार्ड के अंदर वो करा लीजिए। इंशाल्लाह मैं बहुत बिजी शेड्यूल में से ये शेड्यूल मैंने आज का लिया है। किसी को गलत लगा हो मेरी बात से तो मैं माफी चाहता हूँ। और जितनी भी मेरे पास अब टाइम भी बहुत बिजी शेड्यूल में से मैंने टाइम निकाला है। इरफान भाई की बहुत प्रेशर था कि आप ऑनलाइन भी एक ले लीजिए। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए खास दुआ करना मेरे सफर की। तो मैं हज पे जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपके लिए भी दुआ करूंगा कि अल्लाह अपनी कौम के लिए अपने जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे आगे जाना चाहते हैं, अल्लाह हर एक को अल्लाह खूब आगे ले जाए। और उनके पेरेंट्स को भी अल्लाह उनको ऐसी पेरेंट्स से भी ऐसा काम ले कि अल्लाह कोई जाति किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हो। देखो बच्चे, माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप, आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपको पढ़ाना एक बाप की वो होती है कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा आगे आ। उसका एक सपना होता है। आप माँ बाप को छोटा मत समझना, बहुत छोटा मत समझना। माँ बाप आपके लिए क्या करते हैं ना, वो आपको 1% तो बताते ही नहीं है, 99% तो बताते ही नहीं है कि मैं क्या क्या किया है, कितने कितने बेले हैं मैंने, कितनों के पास पैसे लाया हूँ और कैसे मैंने उनको पढ़ाया। तो बच्चे खास मेरी आजी जाना गुजारिश है अपने पेरेंट्स से भी। MYSY की जो स्कॉलरशिप है, जो भी स्कॉलरशिप है, वो इरफान भाई समझाएंगे इंशाल्लाह। और मेरा नंबर भी आप ले लीजिए, मेरा नंबर है 8141320586। मैं हज पे हूँ इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं से ही ये हो रहा है कि मैंने अल्लाह का घर देखने जा रहा हूँ। मेरी कोई जज़ाकल्लाह। ताकत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने ऐसे खिदमतों को काम अंजाम दिया और अल्लाह ने मेरी हज नंबर लग गया मेरा। तो मेरी खास आपसे फिर से गुजारिश है कि मेरे लिए भी खास दुआ करना। और बच्चों को मैं फिर से बोलता हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से बनाना है, फिर 10वीं का रिजल्ट आएगा, 12वीं का रिजल्ट आएगा तो वहां पे बहुत रश होगा। तो आप पहले से कल से शुरुआत कीजिए। मैं संडे तक हूँ यहाँ पे हूँ, आपको कुछ भी काम हो तो मैं फिर से नंबर बता रहा हूँ, 8141
320586। आप मैं फोन रिसीव ना करूं तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मैं पूरा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। आपको किसी को गलत लगा हो या किसी को हर्ट पहुंचा हो तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा सेशन यहीं पे खत्म होता है और मैं ज्वाइंट ही हूँ। जो प्रश्नावली करना हो तो मैं भी ज्वाइंट हूँ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम। जज़ाकल्लाह रज़ाक भाई। माशाल्लाह, हमने ये समझा कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्यों ज़रूरी है और फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। आज के दौर में एजुकेशन जिस तरह से महंगा हो रहा है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से करना हर पेरेंट्स के लिए ज़रूरी हो गया है अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। अब मैं जो है आपको जल्दी से सारी स्कॉलरशिप जितनी भी अवेलेबल है हमारे पास, उसकी जितनी इंफॉर्मेशन है मैं इंशाल्लाह आपको दे देता हूँ, सब जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको। उसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिसमें अब्दुल रज्जाक भाई भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आगे स्लाइड में हम देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप आज के टाइम में तीन तरह की स्कॉलरशिप हमको मिलती है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एक तो मिलती है, दूसरी एनजीओज की स्कॉलरशिप मिलती है, जो हमारी संस्थाएं होती है, ट्रस्ट होते हैं, वो आपकी स्कॉलरशिप्स देते हैं जो प्राइवेट रहती है। और एक सीएसआर होती है स्कॉलरशिप। ये सीएसआर स्कॉलरशिप क्या है? ये इसका फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनीज है उनके ऊपर गवर्नमेंट ने एक कंपल्सन दिया हुआ है कि आपको इतना इतना आपका जो है प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो बच्चों को और चैरिटेबल वर्क के अंदर यूज करना है। तो वो ऐसी कंपनियां जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गई, ये लोग अपनी स्कॉलरशिप जो है डिक्लेयर करते हैं और उसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और जिसको वो शॉर्टलिस्ट करते हैं उसको ये सारी स्कॉलरशिप मिलती है। अब जल्दी से हम लोग जो है ये कौन कौन सी स्कॉलरशिप है देख लेते हैं। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात करें तो अगर हम स्कूल लेवल से बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो आरटीई आता है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल है। जो बच्चे इस साल फर्स्ट में आए हैं वो इस साल आरटीए का आने वाले हैं, वो आरटीए का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर उस बच्चे का नंबर किसी भी प्राइवेट स्कूल में लगता है तो स्टैंडर्ड 1 से लेकर 8 तक सारी फीस गवर्नमेंट जो है पे करती है। अब पेरेंट्स को एक भी रुपया पे करना नहीं होता। तो आपके बच्चे का अगर किसी का बच्चा सीनियर केजी में था अभी और इस साल फर्स्ट में आया, तो वो ये आज तो उसकी लास्ट डेट थी तो आज तो इसका वक्त चला गया। अब अगले साल यानी कि इस साल जो बच्चे सीनियर में आ रहे हैं वो अगले साल फर्स्ट के लिए ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर जो है पेरेंट्स अपने बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं। बच्चे की एज 6 ईयर होनी चाहिए। ठीक है। ये आरटी का है। दूसरी स्कीम जो है वो ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप है। ये भी फर्स्ट से 8 तक के बच्चों को मिलती है। और यानी सॉरी, ये 9 से 12 तक के बच्चों को मिलती है। ठीक है। और इसके अंदर जो है इसकी एग्जाम होती है। उस एग्जाम में जो बच्चे पास होते हैं उसमें से 25,000 बच्चों को सिलेक्ट कर कर ये जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। जो बच्चे एग्जाम नहीं देंगे तो उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और दूसरी जो कंडीशन इसके अंदर ये है कि ये गवर्नमेंट स्कूल में या ग्रांटेड स्कूल में पढ़ा होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल के बच्चे ये एग्जाम नहीं दे सकेंगे। बहुत सारी गलतफहमियां होती है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी भी तरह की स्कॉलरशिप आती है लोग फौरन जो है उसको फॉरवर्ड करने लगते हैं, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो किसको मिल सकती है, ये ध्यान नहीं देते। उसके बाद फिर लोग बेचारे परेशान होते हैं। हाँ भाई, ये हमारे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, भाई ये स्कॉलरशिप आई है इसका फॉर्म भरना है। लेकिन जब एलिजिबिलिटी चेक की जाती है तो पता चलता है कि वो बच्चा एलिजिबल ही नहीं है, या तो उसकी और कंडीशन है, जैसे इस केस के अंदर एग्जाम देनी जरूरी है। ठीक है। तो ये स्कूल लेवल की ये एक स्कॉलरशिप है। दूसरी स्कॉलरशिप है नेशनल मींस कम मेरिट, इसकी भी एग्जाम होती है। ये 8 स्टैंडर्ड के बच्चे देते हैं, उसके बाद 9 to 12 तक उनको स्कॉलरशिप मिलती है। बराबर।
अब इसके अंदर आपने ये एक चीज ये है कि इसके अंदर जैसे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जो है डीबीटी लिखा हुआ है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अब ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कब पॉसिबल होता है? जब आपका आधार कार्ड और बैंक के अंदर वो लिंक हो। अगर लिंक नहीं होगा तो भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी। इसलिए ये सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का, जैसे अब्दुल रज्जाक भाई ने बोला, इन सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट है और बैंक अकाउंट है, ये सब के अंदर लिंक होना और नाम का सही होना, ये बहुत जरूरी है, वरना वो चीज रिजेक्ट हो जाती है। मिलने के बावजूद रिजेक्ट हो जाती है बहुत सी मरतबा। उसी तरह ये नमो लक्ष्मी योजना है और ज्ञान सेतु योजना है। ये भी स्कूल के बच्चों के लिए है, बराबर। 9 से 12 के लिए है और दूसरी 6 से 12 के लिए है। लेकिन इसके अंदर भी जो है एग्जाम्स का रहता है। और कुछ मिलती है तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वालों के लिए मिलती है या सिर्फ गर्ल्स को मिलती है। ये सारे जो है इसके अंदर क्राइटेरिया है। जैसे नमो लक्ष्मी योजना है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज को वो नहीं मिलेगी। तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी ये एक स्कॉलरशिप है नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना। ये 11th 12th क्लास साइंस के बच्चों के लिए है। ये साइंस के बच्चों के लिए है। और इसके अंदर भी जैसे आपने देखा होगा कि ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है, लगभग 25,000 जैसी मिलती है। और इसके अंदर भी इसको बॉयज गर्ल्स दोनों को मिलती है ये स्कॉलरशिप। इसकी जो है एलिजिबिलिटी ये है कि कम से कम 50% से ज्यादा 10th के बोर्ड के एग्जाम के अंदर उसके मार्क्स होने चाहिए और 11th साइंस में एडमिशन होना चाहिए। ठीक है। अब कॉलेज की बात करें तो फिलहाल के अंदर देखने जावे तो सबसे जो बड़ी स्कॉलरशिप और जो गारंटेड स्कॉलरशिप अगर कहे तो ये MYSY की स्कॉलरशिप है। MYSY की स्कॉलरशिप 12th पास किए हुए बच्चों को मिलती है, जिन बच्चों के 80 परसेंटाइल होते हैं। अगर उसमें एक 0.1 का भी डिफरेंस होगा तो नहीं मिलेगी। अगर आपके 79.99 परसेंटाइल है तो आपको नहीं मिलेगी। 80 परसेंटाइल लाना जरूरी है। और उसके अलग अलग स्लैब है। जैसे मेडिकल और मेडिकल के अंदर 2 लाख तक मिलती है, और इंजीनियरिंग वगैरह में 50,000 तक मिलती है, डिप्लोमा में 25,000 तक मिलती है, BA BCom BSc में 10,000 तक ये स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है। इसके ये सारे डॉक्यूमेंट है कि बच्चों के ये डॉक्यूमेंट अक्सर जो है कॉमन रहते हैं कि बच्चों का आधार कार्ड, वाली का आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट और एडमिशन का जो है लेटर, ये सारी चीजें जो है, और आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरी होगी उसकी स्लिप, ये ज्यादातर ये जो सारे जो है डॉक्यूमेंट हर स्कॉलरशिप के अंदर ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। लेकिन फिर भी आपको हमेशा चेक कर लेना है कि भाई इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसको आपको पहले से तैयार रखना जरूरी है। ठीक है। दूसरी ये स्कॉलरशिप है कन्या केलवनी निधि योजना। ये गर्ल्स के लिए है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये सिर्फ गर्ल्स को मिलती है। तो जहाँ MBBS के अंदर लड़कों को सिर्फ 2 लाख मिलेगी, वहाँ लड़कियों को जो है कन्या केनवनी भी मिलती है और MYSY भी मिलती है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। इसलिए वो एक बार सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन भी लेंगे तो उनको 50% जैसी फीस जो है स्कॉलरशिप से कवर हो जाती है, जबकि लड़कों को वो फैसिलिटी नहीं मिलती। उसके अलावा ये है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा शिक्षण प्रोत्साहन योजना, बराबर। ये डिजिटल गुजरात के अंदर आती है और डिजिटल गुजरात के जरिए जो है ये स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अंदर भी जैसे कि आप देखते हैं कि भाई 50% जो है गर्ल्स के लिए रिजर्व है। फिर कुछ कुछ परसेंटेज यूनियन टेरिटरीज के लिए रिजर्व है। तो ऐसे करके जो है बहुत सारी स्कॉलरशिप कट हो जाती है। फिर फाइनल शॉर्टलिस्ट में अगर आपको अपना नाम लाना है तो आपके मार्क्स में मेरिट में ऊपर होना जरूरी हो जाता है। तो ये एक स्कॉलरशिप है डिजिटल गुजरात की।
इसके भी अगर आप डॉक्यूमेंट देखो तो वही होते हैं, स्कूल का बोनोफाइड, कॉलेज का बोनोफाइड, फीस की स्लिप, आधार कार्ड, फोटो आईडी, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, ये सारी चीजें नॉर्मल जो कॉमन ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो इसमें भी जो है आते हैं। दूसरी एक स्कॉलरशिप है, ये प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम, ये लड़कियों के लिए है जो इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेती है। ऐसे गर्ल स्टूडेंट के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ठीक है। इसके अंदर 10,000 स्कॉलरशिप मिलती है, 10,000 बच्चों तक स्कॉलरशिप मिलती है। यानी इसके अंदर भी जितने लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो मेरिट के हिसाब से जो पहले 10,000 बच्चे लड़कियां होंगी उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें 50,000 तक मिल सकती है ईयरली स्कॉलरशिप, 50,000 तक। दूसरी एक है इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। ये भी जो है ये खास बीएससी करने वालों के लिए, ये खास बीएससी करने वालों के लिए, साइंस स्ट्रीम के अंदर जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बीएससी करने वाले, उनके लिए ये है। और उसके अंदर भी और भी स्कॉलरशिप है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है, इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। तो ये सारी स्कॉलरशिप जो है हायर एजुकेशन के लिए है। उसके अलावा जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की भी स्कॉलरशिप है। एक अभी नई शुरू हुई है शोध, ये भी पोस्ट पीएचडी करने वालों के लिए, बच्चों के लिए है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप स्कूल लेवल से स्टार्ट हो रही है। स्कूल में आरटी है, उसके बाद नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती, और उसमें अब जो है बहुत सारी स्कॉलरशिप में गवर्नमेंट ने एग्जाम्स डाल दी है कि आप वो एग्जाम पास करोगे फिर ही आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद कॉलेज लेवल पर जो खास स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है वो MYSY है, और डिजिटल गुजरात पर जो एक स्कॉलरशिप है वो। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप है, बहुत सारी स्कॉलरशिप के मैसेज आपको आते होंगे व्हाट्सएप पर, लेकिन अक्सर उसके अंदर जो है एलिजिबिलिटी का मसला रहता है कि किसी में वो एससी को मिल रही होगी, एसटी को मिल रही होगी, एससी बीसी को मिल रही होगी, सिंगल चाइल्ड को मिल रही होगी, या स्पोर्ट्स कोटा की होगी, या आर्म फोर्सेस वालों के लिए सिर्फ होगी जो पुलिस में सर्विस कर रहे हैं या आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए होती है। तो वो सब पर एप्लीकेबल नहीं होती, खास लोगों पर ही एप्लीकेबल होती है। बास स्कॉलरशिप आती है जो रीजियन के एतबार से कि भाई ये गुजरात वालों के लिए है, इसमें गुजरात का बाहर का आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। उसी तरह बास स्कॉलरशिप कर्नाटक के लिए होगी, तमिलनाडु के लिए होगी, राजस्थान के लिए होगी, बिहार के लिए होगी, तो वहां गुजरात का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो है ना, ये है कि बाज यूनिवर्सिटीज भी जो है स्कॉलरशिप इंटरनल देती है। अगर जैसे मिसाल के तौर पर MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के अंदर भी वो लोग स्कॉलरशिप देते हैं, जो बच्चे उनके वहां पढ़ते हैं उनको तो वो अलग से अप्लाई करना रहता है, वो अपने एडमिशन के बाद रखना पड़ता है, और उसकी इंफॉर्मेशन आपको लोकल कॉलेज से मिल सकती है। उसी तरह अगर सीए करना है तो ICAI भी स्कॉलरशिप देती है। जो ICAI जो है फाउंडेशन क्लियर करने के बाद इंटरमीडिएट के लिए वो लोग स्कॉलरशिप देते हैं। बहुत सी मर्तबा ये तो ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप स्कीम गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है लेकिन एक्टिवेट नहीं होती। तब भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई ये तो आया तो है पेपर के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, सोशल मीडिया में, लेकिन जब तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बाहर नहीं पाड़ेगी और जब तक गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नोटिफाई नहीं करेगी और उसको ऑर्डर नहीं देगी, तब तक ये स्कॉलरशिप एक्टिवेट नहीं होती। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब चलते, ये सारी स्कॉलरशिप जो हो गई गवर्नमेंट की हो गई। अब आगे जो है NGO और CSR स्कॉलरशिप की मैं बात करूं तो जैसे ये जो जितनी दिख रही है वो CSR स्कॉलरशिप है। रिलायंस फाउंडेशन, HDFC, काइंड सर्कल, बढ़ते कदम, सकल इंडिया फाउंडेशन। अब इसके अंदर भी आप देख लोगे तो भाई इसके अंदर भी इनके खुद के क्राइटेरिया रहते हैं कि भाई आपको 2 लाख तक मिलेगी, और 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपको मिनिमम जो है 60% लाने हैं, और उसके लिए ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा।
वो जब आप इसको अप्लाई करोगे, वो एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे, उसके बाद आपका शॉर्टलिस्ट होगा, उसी के बाद अगर आपको सिलेक्ट किया गया तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई आप जितनी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहो वो कर सकते हो। हाँ, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में एक बात चीज बताना आपको भूल गया कि बाद स्कॉलरशिप ऐसी होती है कि अगर आपने एक प्रोग्राम में अप्लाई किया तो वो दूसरे में नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि भाई 12 के बाद 3 अलग अलग स्कॉलरशिप है तो हम तीनों में अप्लाई करें, ऐसा नहीं होगा। बाज मर्तबा ऐसा होता है, क्राइटेरिया ऐसा होता है कि अगर आपने स्कॉलरशिप नंबर 1 में अप्लाई किया है तो 3 में जब अप्लाई करने जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपने पहले ऑलरेडी 1 में अप्लाई कर चुका है। तो ऐसा होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ये रिलायंस का हो गया। अब आप जो है दूसरी स्कॉलरशिप अगर हम देखने जावे तो रिलायंस फाउंडेशन पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, उसी तरह एचडीएफसी की स्कॉलरशिप है, बराबर। इसके अंदर भी इनके क्राइटेरिया रहते हैं। जैसे काइंड सर्कल स्कॉलरशिप है कि भाई आपके 25%, 75% होना जरूरी है। इनकम लिमिट 6 लाख से कम होना जरूरी है, बराबर। उसी तरह ये बढ़ते कदम स्कॉलरशिप है, जिसके अंदर इनका क्राइटेरिया है कि 70% आपके होने जरूरी है। और इनकम का क्राइटेरिया लगभग हर स्कॉलरशिप में होता ही है। उसी तरह ये सकल इंडिया फाउंडेशन है। अब ये सारी स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसकी इंफॉर्मेशन तो आपको digitalgujarat.com पर मिल जाएगी, या NSP scholarships.gov.in पर मिल जाएगी। लेकिन प्राइवेट स्कॉलरशिप जो CSR है वो आपको ये बडी फॉर स्टडी पर मिल जाएगी। ये बडी फॉर स्टडी एक वेबसाइट है जिसके अंदर, जैसे अभी देखो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने गुजरात टाइप किया है, तो गुजरात के अंदर जितनी एप्लीकेबल होगी वो सब आएगी। अब इसके अंदर SC के लिए भी आएगी, ST के लिए भी आएगी, OBC के लिए भी आएगी, और जनरल कैटेगरी की भी आएगी, सब आपको दिखाएगी। आप इसके अंदर पर्टिकुलर कोर्स डालोगे तो वो भी दिखाएगी। अब इसके अंदर आपको मालूम करना है कि भाई मुझे कौन सी स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है, तो उसके अंदर आपको इस वेबसाइट पर जाकर आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप अगर 12th साइंस में हो तो आपका अकाउंट में आपका प्रोफाइल बनेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आप 12th साइंस में हैं, आप गुजरात से हैं। उसके बाद जब आप सर्च करोगे तो आपके रिलेटेड ही स्कॉलरशिप वो दिखाएगा कि 12th साइंस, गुजरात, जनरल कैटेगरी, गर्ल बॉय जो भी है। तो इस तरह से आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको ये वेबसाइट पर से बहुत सारी स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये और बहुत सारी स्कॉलरशिप है जो बड़ी फॉर स्टडी पर आपको मिलेगी, जिसमें ये अक्सर स्कॉलरशिप जो है जनरलाइज है, ऑल ओवर इंडिया होती है। कोई भी इंडिया से अप्लाई कर सकता है। अगर आपने प्रोफाइल बनाया है, गुजरात डाला है, और अगर कोई स्कॉलरशिप सिर्फ कर्नाटक वालों के लिए होगी तो आपको नहीं बताएगा वो जब आप सर्च करोगे। तो बेहतर है कि आपका प्रोफाइल हम अपने बच्चों का बना लें, और अगर समझ में नहीं आए तो खिदमत अकल की ऑफिस में आकर बनवा ले। वहां पर आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपका प्रोफाइल बना दिया जाएगा। और स्कॉलरशिप की जब एप्लीकेशन का वक्त आएगा उस वक्त भी अगर आप आओगे कि भाई मुझे ये स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, तो वो एप्लीकेशन भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फिलअप कर दिया जाएगा। ठीक है। अब ये जो दूसरी स्कॉलरशिप है ये सारी NGOs की है। देखो ये पेज पर जितनी स्कॉलरशिप मैंने लिस्ट आउट की है ये हमारे आसपास की NGOs की है, या थोड़े बहुत आउट ऑफ गुजरात के NGOs हैं। जैसे कि जमीयत उलमा हिंद, इनकी भी जो है स्कॉलरशिप का वो मीडिया मैसेज बाहर आता है। ये न्यू दिल्ली के अंदर है, और इनका क्राइटेरिया लगभग 70 या 75% मार्क्स का है। ठीक है। ये एक और ट्रस्ट है, स्काईलाइट हायर एजुकेशन ट्रस्ट अहमदाबाद। इसकी भी, ये लोग भी स्कॉलरशिप देते हैं, पूरे गुजरात के बच्चों को देते हैं, यानी गुजरात में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। मोइन मेमोरियल ट्रस्ट ओलपाड़, ये ओलपाड़ के अंदर है। ये सूरत और आसपास के बच्चों के लिए है, उसके बाहर के बच्चे यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। यूनिटी एजुकेशन ट्रस्ट सिद्धपुर है। ये ऊर्जा नूर स्कॉलरशिप है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ये KP ग्रुप ने शुरू किया है लास्ट ईयर, और PP सवानी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है।
अगर उसके अंदर आप एडमिशन लेते हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और अगर आप ये स्कॉलरशिप के एलिजिबल हो, तो आपको जो है वहाँ की स्टडीज फ्री हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका पूरा खर्चा केपी फाउंडेशन जो है वो बेयर करता है। उसी तरह अल नूर हायर एजुकेशन ट्रस्ट बारडोली में है, ये भी सूरत और आसपास के बच्चों के लिए है। एएमपी स्कॉलरशिप फंड, ये एएमपी जो है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल, ये भी जो है पान इंडिया स्कॉलरशिप देता है। उनके भी अपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो इनकी वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप जिद्दा, ये जनवरी के अंदर आती है, और नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और वहां पर आपका प्रोफाइल बनाना पड़ेगा और वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अगर उसमें शॉर्टलिस्ट हुए तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। मीट मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, ये भी मेहसाना में है शायद, और ये भी स्कॉलरशिप देता है। आगा खान फाउंडेशन स्कॉलरशिप, एटीएम अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन मलिकपुर, ये भी सूरत और आसपास के बच्चों को ये स्कॉलरशिप देता है। जितनी इल्म चैरिटेबल ट्रस्ट बड़ौदा के अंदर है, और इनके भी फॉर्म ये इनके फॉर्म ऑनलाइन होते हैं। एटीएम मलिकपुर के फॉर्म ऑनलाइन होते हैं, एएमपी के ऑनलाइन होते हैं, और लगभग एमईटी के भी ऑनलाइन होते हैं, मोइन मेमोरियल के भी ऑनलाइन होते हैं। ये सारे जितनी भी स्कॉलरशिप मैं आपको बताता हूँ उनकी एक फिक्स पीरियड होता है। किसी का जून होता है, किसी का जुलाई होता है, किसी का अगस्त होता है, किसी का दिसंबर जनवरी होता है। वो फिक्स पीरियड में उनकी एडवर्टाइजमेंट आती है, और अपने अक्सर एजुकेशनल ग्रुप के अंदर वो एडवर्टाइजमेंट फॉरवर्ड होती रहती है। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि ये किस वक्त आई है, उसकी लास्ट डेट कौन सी है, उससे पहले आपका फॉर्म फिलअप कर देना है, प्रोफाइल बना लेनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, और फिर वेट करना है आपको। अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको उनकी तरफ से कॉल आ जाएगा, और उनका प्रोग्राम होता है, उसमें ये स्कॉलरशिप देते हैं। खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट भी हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप देते हैं। हमारा डिफरेंस इतना है कि हमारे यहाँ जो स्कॉलरशिप सिर्फ सूरत के लिए है, सूरत सिटी के लिए है। सूरत सिटी के बाहर वालों को हम स्कॉलरशिप नहीं देते, क्योंकि हमारा सिस्टम ये है कि हम स्कॉलरशिप फॉर्म हमारे यहाँ राउंड द ईयर मिलता है। कोई फिक्स टाइम नहीं है कि सिर्फ जून में मिलेगा, जुलाई में मिलेगा। आपको साल भर में कभी भी आकर हमारे ऑफिस से स्कॉलरशिप का फॉर्म आप ले सकते हो। उसको फिल कर कर डॉक्यूमेंट अटैच कर कर हमारे ऑफिस में आप जमा कराओगे। उसके बाद आपके यहाँ आकर तहकीक होगी, तहकीक के बाद ही ये फॉर्म हम तक आएगा, और फिर हम काउंसलिंग में उसको बुलाते हैं, और वहां पर जो है डिसाइड करते हैं कि इसकी हेल्प करनी नहीं करनी, करनी तो कितनी करनी। तो ये हमारा सिस्टम है। हमारे यहाँ फॉर्म राउंड ईयर मिलता है, लेकिन हेल्प साल में सिर्फ एक बार मिलती है। यानी ऐसा नहीं है कि भाई आपको जनवरी में भी हेल्प मिली और फिर जून में भी मिली, ऐसा नहीं होगा। साल में किसी भी मर्तबा एक मर्तबा आपको हेल्प की जाती है। लेकिन फॉर्म हमारा कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ जून में ही मिलेगा या जुलाई में ही मिलेगा। और ना हम प्रोग्राम कर कर स्कॉलरशिप देते हैं। आपकी स्कॉलरशिप पास हो गई, थोड़े दिन में चेक बनकर आपको हम हैंड ओवर हमारी ऑफिस से कर देते हैं। तो ये एक डिफरेंस है खिदमत खल्क चैरिटेबल ट्रस्ट और दूसरे ट्रस्टों के काम करने के तरीके के अंदर। अब दूसरा जो एक और चीज जो आपको बतानी है वो एडॉप्शन स्कीम्स है। कि स्कॉलरशिप की तो बात हमने कर ली, लेकिन एडॉप्शन क्या होता है? एडॉप्शन ये होता है कि खास करके ये सारे जो है एडॉप्शन प्रोग्राम होता है 11 12 साइंस के लिए। 11 12 साइंस के ट्यूशंस जो होते हैं नीट जेडबलई के बहुत महंगे होते हैं। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एडॉप्शन स्कीम चालू की है। जैसे कि गिफ्टेड 30 भरूच के अंदर है। ये हर साल एक एग्जाम लेती है, उसमें से शॉर्टलिस्ट करती है बच्चों को, और फिर अपने वहां रख कर उनको पढ़ाती है 11 12। उसी तरह सूरत इस्लाम यतीम खाना के अंदर स्टार 60 करके एक प्रोग्राम चलता है, जिसमें 60 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 11 12 के अंदर नीट जेडबलई की ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह ये स्कॉलर होप प्रॉप है, ये लोग भी एग्जाम लेते हैं, और जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको अपने यहाँ नीट जेडबलई की तैयारी करवाते हैं। उसी तरह यूपीएससी जीपीएससी की भी तैयारी होती है। स्टार 60 के अंदर यतीम खाने के अंदर यूपीएससी जीपीएससी की भी तैयारी करवाते हैं। उसी तरह एएमपी भी एक एग्जाम लेती है दिसंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर में, और इनका टाई अप अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ होता है, गुजरात में भी और गुजरात बाहर भी।
तो इनकी एग्जाम भी अगर आप दोगे और उसमें अगर मेरिट में आ गए तो उसके जरिए भी आप किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं 11th 12th साइंस के कोर्स के लिए। उसके अलावा भी कोर्स इनके वहाँ अवेलेबल है, लेकिन अक्सर जो इंस्टीट्यूट इनके साथ जो टाई अप है वो गुजरात के बाहर की है। उसी तरह एंग्लो के अंदर केपी एंग्लो विद्या नीट प्रोग्राम चलता है। ये भी 10वीं के बाद 11th 12th साइंस के बच्चों के लिए है। जो बच्चे ये एग्जाम देकर शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको वहां पर फ्री कोचिंग कराई जाती है। तो जो बच्चे इस साल 9वीं में है, 10वीं में, खास करके 10वीं में आए ये बच्चे, उनको ये सारी एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ये एग्जाम्स जो है इनके फॉर्म्स अलग अलग टाइम पर रिलीज होते हैं। कोई दिसंबर के बाद रिलीज करता है, कोई जनवरी में करता है, कोई मार्च तक, अप्रैल तक भी करता है। जैसे एंग्लो विद्या नीट अभी कुछ दिन पहले ही हुई, उनका रजिस्ट्रेशन अप्रैल तक था और फिर उसके बाद एग्जाम हुई। तो ये आपको सोशल मीडिया पर थोड़ा सा नजर रखना है। जैसे खिदमत खल्क चैरिटेबल ट्रस्ट का जो एजुकेशन ग्रुप है, के सिटी एजुकेशन सेंटर, वहां पर हम ये सारी एडवर्टाइजमेंट जैसी आती है वैसी पोस्ट करते हैं। तो वो ऐसे ग्रुप्स के जरिए आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस दिन रजिस्ट्रेशन कब करना है, दिसंबर में करना है, एग्जाम जनवरी में है। तो आप ये सारी एग्जाम्स अटेम्प्ट कर सकता है बच्चा। और जहां इसका नंबर लग गया तो 11th 12th साइंस के अंदर इसको फ्री कोचिंग का चांस मिलेगा। उसी तरह सीए के लिए पीनेट भी एग्जाम लेता है और उसमें जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं उसको फ्री में सीए की तैयारी करवाता है। तो ये सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स है, एडॉप्शन स्कीम्स है गवर्नमेंट की, एनजीओ की, वो आपके सामने जो है हमने रख दी है। और उसके अलावा अगर फॉरेन में जाना है तो गवर्नमेंट की तरफ से लोन का भी जो है वो एक स्कीम चलती है। लेकिन उसके भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो हमारी ऑफिस से जो है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और खिदमत खल्क चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। ये मैं आपको बता दूं, जो बच्चे 10th और 12th में अभी आए हैं, अभी आगे चलकर उनको एडमिशन फॉर्म भरना है, स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है, सारे फॉर्म भरने के लिए जो है बहुत सारे इनको कंफ्यूजन होंगे। वो सारे कंफ्यूजन इंशाल्लाह आपको हमारे सेंटर पर आकर दूर हो जाएंगे। जितने भी फॉर्म है हम फ्री ऑफ कॉस्ट भर कर देते हैं। अगर आप किसी साइबर कैफे में जाओगे, प्रोफेशनल के पास जाओगे, आपके पास 200 500 रुपये ले लेंगे। हमारे पास पूरी फैसिलिटी हमने रखी है, स्कैनर, प्रिंटर, कंप्यूटर, और आपके ये सारे फॉर्म्स हम हमारे यहाँ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भर कर देते हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 फॉर्म हम भर चुके हैं। ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है और ये हमारा फोन नंबर है ऑफिस का। जो ऑफिस आवर में आप फोन करेंगे 11 to 1:30 और 3 to 8:30, सेट मंडे टू सैटरडे, तो आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। तो ये सारी स्कॉलरशिप स्कीम मैंने आपको बता दी। अब इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर